और फिर सीधे क्वेश्चन पर प्रस्थान करिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाया भी गया है, ठीक है। बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर ने तो बोला था कि आज से क्लास नहीं कराएंगे क्योंकि नवरात्र करते हैं, तो क्या हुआ? नवरात्र करते हैं तो मतलब क्लास नहीं होगी, ये किसने कहा था तुमसे? ये किसने कहा था तुमसे नवरात्रि है तो क्लास नहीं करूंगा? मेरा फास्ट है। आप सबको भी हैप्पी नवरात्रि, है ना। शारदीय नवरात्र की हार्दिक बधाइयाँ आप सभी को, शुभकामनाएं, है ना। और माता से कृपा है, बस दुआ है कि माता आप सब पे कृपा करे और सबकी सरकारी नौकरी लगे इस साल, है ना। लेकिन ये किसने कहा था मैं क्लास नहीं करूंगा? मेरा व्रत है और मैं 9 दिन व्रत रहूंगा, लेकिन क्लास हर दिन होगी, कोई छुट्टी नहीं होगी। चलिए, अब यहाँ पर अब हम पहला क्वेश्चन जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कहता है कि निम्नलिखित आरेख में जो लड़के एथलेटिक है और अनुशासित है उन्हें किस संख्या से दर्शाया गया है। देखो इसमें होता क्या है, इसमें हमें ना एक वो कॉमन पॉइंट ढूंढना होता है जिस कॉमन पॉइंट की बात की गई है। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको। जैसे मैं यहाँ पर दो चीजें आपको एक पहले डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पर तीन चीजें हैं, मान लो कि यहाँ पर ना तीन चीजें हैं ऐसे करके, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, ऐसे मान लो, है ना। यहाँ पर मान लो कलर लिखा है ब्लू, ब्लू आइज, यहाँ पर लिखा है ब्लैक, और यहाँ पर मान लो लिखा है व्हाइट। अब देखो कई बार क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन पैदा होता है और हम आंसर नहीं दे पाते वो कुछ शब्दों की वजह से। जैसे मैं यहाँ पर बोलूं क्या, ब्लू एंड व्हाइट कलर, ब्लू एंड व्हाइट में कितने लोग हैं, ब्लू एंड व्हाइट में कितने लोग हैं। अब जब मैं ब्लू एंड व्हाइट को कंबाइन करके बोल रहा हूं ना बेटा, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्लू और व्हाइट का कंबाइन पोर्शन। इसका मतलब क्या होता है, इसका कंबाइन पोर्शन, ब्लू और व्हाइट का कंबाइंड पोर्शन मुझे चाहिए, है ना। अब देखो ब्लू और व्हाइट का कंबाइंड पोर्शन क्या है। अब जैसे मैंने बोला ब्लू और व्हाइट, ठीक है, तो ब्लू और व्हाइट का जो कंबाइंड पोर्शन है ना, ये आपका देखो एक तरीके से ये है आपका ब्लू, ठीक है, और ये है आपका व्हाइट। तो ब्लू और व्हाइट का जो कंबाइंड पोर्शन है ना, उसमें 5+3 आ रहा है, यानी कि 8 कहलाएगा। कई बार यहां पर लोग आंसर जो है ना वो 3 दे देते हैं, कहते हैं कि सर 5 जो है वो तो ब्लैक में भी है, कि सर 5 जो है वो तो ब्लैक में भी है। कई बार आंसर ये दे देते हैं कि सर 5 जो है वो तो ब्लैक में भी है, तो 5 आंसर क्यों होगा? 5 तो आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है, 5 तो आंसर नहीं होना चाहिए, 5 आंसर क्यों होगा? 5 नहीं होगा सर, है ना, ये कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 5 है ये आ तो इसी पोर्शन के अंदर रहा है ना। हाँ, अगर यहां पर लिख दे, क्या लिख दे, अगर यहां पर लिख देता ओनली ब्लू एंड व्हाइट, ओनली ब्लू एंड व्हाइट, तो मैं केवल ब्लू और व्हाइट का पोर्शन लेता कंबाइन, दैट इज 3। और या फिर लिख देता ब्लू एंड व्हाइट, ब्लू एंड व्हाइट बट नॉट ब्लैक, बट नॉट ब्लैक, ठीक है, बट नॉट ब्लैक। तो अब यहां पर भी आंसर 3 होता, तब मुझे ब्लू और व्हाइट को लेना था पर ब्लैक को नहीं लेना था, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ध्यान से थोड़ा सा समझना, बस ये वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा ध्यान से समझना। कोई आइडिया नहीं है किसी भी एग्जाम का, पढ़ते रहो बस अभी, ठीक है। सभी लोग केवल और केवल क्लास में फोकस करो, पढ़ाई के ऊपर, इधर उधर की किसी बात पे नहीं, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग, अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दो जरा। फादर सन और मेल का एक डायग्राम पूछा गया है। अब एक बात समझिए, जो पिता है, जो फादर है, जो पिता है, जो फादर है, वो किसी का तो पुत्र होगा, किसी का तो सन होगा, और पिता भी और पुत्र भी दोनों ही मेल होंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ पिता तो पुत्र हैं किसी के और कुछ पिता मतलब आकाश से डायरेक्ट आ गए ना, उनका जन्म हुआ ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं होगा। सर ब्लू में तो 2 भी था, तो उस 2 का व्हाइट और ब्लैक से कंबाइन नहीं था ना, ठीक है। विष्णु, ये रहा तुम्हारा आंसर, विष्णु पाठक ये रहा। चलिए क्वेश्चन अब ये देखिए, अब जैसे यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि बॉयज डायग्राम द बॉयज हु आर एथलेटिक एंड डिसिप्लिन। कह रहा है कि बॉयज, है ना, कह रहा है कितने लड़के। अब देखो लड़के कौन है, लड़के हैं ये वाला पोर्शन, ये बॉयज का है, तो ये देखो ये वाला पोर्शन बॉयज का है, यानी कि ये पोर्शन आपने ले लिया, बॉयज का ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन आपने ले लिया। हुआ एथलेटिक, एथलेटिक्स कौन है, ये सर्किल है, तो मतलब इस सर्किल के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसका ये वाला हिस्सा भी काउंट करूं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे इसके अंदर चाहिए अब, है ना। फिर उसके बाद कह रहा है और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब अनुशासित, और डिसिप्लिन जो है वो आपका ये वाला पोर्शन है, यानी कि ये, तो ये डिसिप्लिन भी हो गए। तो तीनों का, तीनों चीजें जिसमें आ रही है वो 2 लोग हैं, तो 2 लोग हैं, मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तीनों चीजें जिसमें आ रही है वो 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, चलो समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब इस क्वेश्चन का, अगले क्वेश्चन का आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बनाओ। और नहीं आया होगा समझ में तो अब आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अब ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। मितुल बिल्कुल ठीक है बेटा, मितुल। जैसे यहां क्वेश्चन में क्या रहा है,
कह रहा निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज लड़कियों को यानी कि लड़कियां हैं, वर्ग खिलाड़ियों को और व्रत कोच को दर्शाता है। आरेख का कौन सा भाग उन लड़कियों को दर्शाता है? अब देखो मुझे लड़कियां चाहिए तो मैंने लड़कियों को इस सर्किल में मतलब कलरफुल ले लिया, को दर्शाता है जो खिलाड़ी हैं। अब खिलाड़ी मतलब प्लेयर्स है, मतलब ये वाला कॉमन पोर्शन आएगा। अब अगर यहां पर कोच के लिए मना नहीं किया गया होता तो इसका आंसर होता क्यू आर, लेकिन कोच नहीं है, मना कर दिया उसने, कोच नहीं है। अब जैसे भूपेंद्र जी आप आर आंसर दे रहे हो, रवि आप आर आंसर दे रहे हो, लेकिन वो तो कह रहा है कोच नहीं है। तो यार इतना तो बुद्धि आप लगाओगे कि यार इस सर्किल के अंदर जो भी लोग हैं वो कोच है, तो ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। इतनी बुद्धि तो आपको ही लगानी पड़ेगी, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना। तो यहां पर आंसर कितना हुआ? यहां आंसर हुआ क्यू, यहां आंसर हुआ क्यू। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन 20 का आंसर होगा, ऑप्शन 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करो जल्दी से। कह रहा है कि नीचे दिया गया चित्र उन छात्रों को दर्शाता है जो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। आरेख का अध्ययन करें और उन विद्यार्थियों की पहचान करें जो तीनों खेल खेलते हैं। तो तीनों खेल खेलने वाला कौन है भाई? तीनों खेल खेलने वाला कौन है? तो तीनों खेल खेलने वाला एस है ना। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भैया ऑप्शन नंबर डी दैट इज एस जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। एस तीनों खेल खेल रहा है ना, एस नाम का व्यक्ति तीनों खेल खेल रहा है भाई। एस टी वी आप कह रहे हो टी भी तीनों खेल खेल रहा है, या टी जो है वो आप बताओ फुटबॉल कहां खेल रहा है टी, या वी जो है वो आप बताओ कबड्डी कहां खेल रहा है? नहीं खेल रहा। शिवम आई विल प्रोवाइड टुडे, है ना। मुझे याद ही नहीं रहती यार, तो मुझे याद दिला दिया करो टेलीग्राम वेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। इतनी क्लासेस होती हैं मुझे ध्यान ही नहीं रहता, 5-6 क्लास तो हो ही जाती है, फिर उसके बाद इधर उधर की और सारी चीजें। अब जैसे यहाँ कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में वर्ग जो है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वर्ग किसको कर रहा है? डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ट्राइंगल रिप्रेजेंट लेडीज या फीमेल, जो भी कह दो आप उसे, लेडीज कह लो। और कह रहा है कि जो सर्किल है वो रिप्रेजेंट सर्जन को कर रहा है। कह रहा है डॉक्टर और सर्जन दोनों महिलाओं को किस अक्षर से दर्शाया गया, मतलब तीनों का कंबाइन पोर्शन। सो ऐसा अक्षर जो तीनों का कंबाइन पोर्शन आ रहा हो, ठीक है। सुमित तीनों का कंबाइन पोर्शन आ रहा हो। अब एक बात बताओ, ये जो यू है ये लेडीज तो है ही नहीं, ये यू जो है वो लड़की तो है ही नहीं। सो इसको कैसे दर्शाएगा? थोड़ा तो दिमाग लगा लो यार, ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, इनमें भी दिक्कत आ रही है, ये बड़ी समस्या की बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, करो कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है आरेख के अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो केवल एक भाषा बोलते हैं। अच्छा यहां पर केवल एक भाषा बोलते वाले लोग कौन कौन से बताओ जरा, वो तो आंसर में दोगे। अगर मैं यहां पर लिख दूं कि केवल केवल दो भाषाएं बोलते हैं, ऐसे लोगों की पहचान करो जरा, जो केवल दो, है ना, दो भाषा बोलते हैं, बताना ये कौन है। और मैं लिखूं जो केवल, जो कम से कम दो भाषा बोलते हैं। अब जैसे यहां तो मुझे समझ आ रहा है जो एक भाषा बोलते हैं, एक भाषा बोलने वाले कौन कौन है, जैसे जे है, के है और आई है, क्योंकि ये एक ही भाषा बोलते हैं, तो इसका आंसर तो बी ऑप्शन हो गया। बट आप मुझे बताओ क्या इन दोनों में कोई अंतर है? जो केवल दो भाषाएं बोलते हैं और जो कम से कम दो भाषाएं बोलते हैं, इन दोनों में कोई अंतर है क्या? जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये जो मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, मान लो इसको मैंने एक्स पॉइंट मान लिया, इसको मैंने वाई पॉइंट मान लिया। सो एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट में कोई अंतर है? एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट में कोई अंतर है क्या? हाँ या ना? दो भाषाएं बोलते हैं और जो कम से कम दो भाषाएं बोलते हैं, बिल्कुल अंतर है सर। जब मैंने कहा जो दो भाषाएं बोलते हैं, जो केवल दो भाषाएं बोलते हैं, तो केवल दो भाषाएं बोलने वालों में है जे, ये एल एम और ओ, एल एम ओ, ठीक है, ये केवल दो भाषाएं बोलते हैं। लेकिन जब मैंने लिखा कि कम से कम दो भाषाएं बोलते हैं, तो भाई साहब एल एम ओ तो आएगा ही, प्लस में जो है वो आपका एन भी आएगा। वाई एन क्यों आएगा? क्योंकि एन कम से कम दो भाषाएं तो बोलता ही है, एन तो दो से अधिक बोल रहा है ना, तीन भाषाएं बोल रहा है, एन इंग्लिश भी बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, तमिल भी बोल रहा है, तो एन तीन भाषाएं बोल रहा है, तो कम से कम दो तो बोल ही रहा है, कम से कम दो तो बोल ही रहा है। अगर मैं तीन भाषाएं बोलता हूं तो मैं कम से कम दो भाषाएं तो बोलता हूंगा ही, तो इसलिए वहां पर एन भी आएगा। सही, चलिए कोई नहीं, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ऐसी चीजें मैं आपको समझाता रहता हूं ताकि एग्जाम में कभी आए तो आपको कोई दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, बनाइए। अब यहां पर क्वेश्चन बढ़िया है, क्यों बढ़िया है?
क्वेश्चन में देखो ध्यान से, एक एक लाइन को पढ़ करके करोगे तो हो जाएगा। दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन अभिनेताओं का, है ना, रिप्रेजेंट एक्टर्स, तो अभिनेता चाहिए मुझे। अभिनेता मतलब इसके अंदर आंसर होगा, क्या होगा, इसके अंदर आंसर होगा, सही है। अभिनेता मतलब इसके अंदर आंसर होगा, यानी कि देखो इसके अंदर यू नहीं है तो यू तो हमारा आंसर नहीं होगा, हटा दो। जो नृतक है, हु आर ऑल्सो डांसर, डांसर कौन है, डांसर ये है, अब मतलब आंसर होगा इसके अंदर, आंसर होगा इसके अंदर, ठीक है। सिंगर्स, गायक, सिंगर कौन है, सिंगर ये है, तो आंसर होगा इसके अंदर, यानी कि पी और क्यू में से कोई आंसर होगा, ओ और एस भी हट गए, तो पी और क्यू में से कोई आंसर होगा। एंड वायलिनिस्ट, तो वायलिनिस्ट मतलब ये, तो आपका पी वायलिनिस्ट नहीं है, तो इसका बचा कौन, क्यू, तो क्यू जो है वो इसका राइट आंसर होगा, क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू, दैट इज ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बताइए, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बताइए, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बताइए जल्दी से। कल से तो एक सबसे टफ टॉपिक शुरू हो रहा है आपका रीजनिंग का, दैट इज सिलोजिज्म, ठीक है। मैंने सारे बढ़िया बढ़िया जितने टफ टफ टॉपिक है ना सब स्टार्टिंग में रख लिए ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। अनिल कुमार क्यों समझ में नहीं आ रहा बेटा, कहां दिक्कत आ रही है? कह रहा है आकृति को पढ़िए और उस क्षेत्र का पता लगाइए जो उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो शिक्षित और नौकरी पेशा तो है लेकिन पक्का नहीं है। कंफर्म्ड का मतलब क्या होता है, पक्का होता है, तो वो कह रहा है पक्का नहीं है मतलब कंफर्म नहीं होना चाहिए, यानी कि ये नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी दोनों का कंबाइंड पोर्शन हो, तो बचा कौन, बी और डी बचा, बाकी दोनों का कंबाइंड पोर्शन कौन बचा, बी और डी बचा, है ना। कंफर्म नहीं होना चाहिए मतलब अभी नौकरी जो है वो पक्की नहीं हुई है ना। तो इसका आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बना, सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर बना। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, कॉस्ट ऑफ मैं कर दूंगा लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि इसी वीक होगी, क्यों, क्योंकि अभी क्या है ना मेरा लेक्चर एक दो पेंडिंग भी है, पहले वो पेंडिंग लेक्चर मैं कवर कर लूं सैटरडे में, फिर मैं उसके बाद कर दूंगा, ठीक है कॉस्ट ऑफ। यार सभी ज्योमेट्री आकृतियों में कौन सी संख्या है, तो चार जो है वो सभी में है, ये सर्किल में भी है, ट्राइंगल में भी है, स्क्वायर रेक्टेंगल में भी है, और कोई संख्या तो है नहीं जो सभी ज्योमेट्री आकृतियों में आ रही हो, सिर्फ चार आ रही है। यहाँ पर ऑप्शन ए कौन दे रहा है, तीन, बेटा तीन तुम्हें जो है वो मुझे बताना, ये तीन तुम्हें रेक्टेंगल के अंदर कहां दिख रही है, हमें नहीं दिख रही, या तो हमें चश्मा लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन 20 का आंसर होगा। चलो भैया कह रहा कौन सी संख्या सभी आंकड़ों से संबंधित है, पॉसिबल ही नहीं है, क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि ये दोनों आंकड़े, ये दोनों आकृतियां जो है मिली हुई नहीं है, तो जब मिली हुई नहीं है तो कोई सी भी संख्या पॉसिबल ही नहीं है, कोई सी भी संख्या पॉसिबल नहीं है इसमें, ठीक है। अब आप कहोगे नहीं सर चार इधर भी है और चार इधर भी है ना, आप ये तो कहोगे कि चार इधर भी है और चार इधर भी है, बट बेटा ये जो चार है वो इसमें नहीं है, ये जो चार है वो इसमें नहीं है, ठीक है, ये जो चार है वो इसमें नहीं है, तो कोई भी संख्या नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक और है इस तरीके का क्वेश्चन, इसका आंसर दो, फिर एक टाइप और बदलूंगा, और वो टाइप थोड़ा सा बढ़िया टाइप है, वैसे वो आप मैथ्स में भी पढ़ोगे बट मैं रीजनिंग में भी पढ़ा रहा हूं उसको। खुशी, थोड़ी सी खुशी कम करके पढ़ाई कर ले, है ना, ज्यादा खुश हो जाती है जिस दिन समझ में आ जाता है उस दिन। भाई डीपीपी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है ना, थोड़ी सी अकल का उपयोग करना होता है बस। ऊपर जब डीपीपी सॉल्व करते हो ना, तो यहाँ पर जैसे जो पूरा आपकी ऐप होगी, यहाँ ऑप्शन होता है ऐसे ई और एच करके, ऐसे करके लिखा होता है ई एच, उस पर क्लिक कर दिया करो, हिंदी में हो जाएगी डीपीपी। अगर डीपीपी सिर्फ इंग्लिश में देनी होती तो बैच बाइलिंगुअल क्यों कहलाता। क्या उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल दो आंकड़ों से संबंधित है, मतलब जो है इसके अंदर दो आंकड़े जहां पर है उससे संबंधित है। अब देखो दो आकृतियों में, एक तो ये है, ये तो तीन आकृतियों में, ये भी दो आकृतियों में, ये सिंगल आकृति में, ये भी दो आकृतियों में, ये सिंगल आकृति में, ये तीन आकृति में, ये भी दो आकृतियों में, ये एक में, ये भी एक में, ये भी एक में, और ये भी एक में। तो दो आकृतियों में कौन कौन सी संख्या आ रही है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 4 6 8 2 कितना हो गया, 4 और 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार, उम्दा प्रदर्शन आप सभी का। अब हम बात करेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस की, ये क्वेश्चंस आपके ऑल दो मैथ्स में भी आते हैं, जब आप परसेंटेज पढ़ोगे ना मैथ्स में, क्या पढ़ोगे, जब आप परसेंटेज पढ़ोगे ना मैथ्स में, तो परसेंटेज में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं।